फिलोसफर जो इकोनॉमिक्स के हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जो टॉपिक होता है, हमने अभी तक देखा कि इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसके अंदर हम किसी भी चीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं और जिससे इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम जो जनरेट हो रही है वो अलग अलग इंसान को अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। जहां पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंजप्शन से, और प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उसको कितनी चीजें सेल हुई है और उसको क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट आने वाला है, उससे उसे सेटिस्फेक्शन, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। तो एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था जैसा, क्योंकि ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो आखिर हमने अर्थशास्त्र जैसा सब्जेक्ट की एक जरूरत ही क्यों समझी? उसका रीजन था कि जो भी हमारे पास वेल्थ है वो दो फॉर्म में होती है, एक होती है क्वालिटेटिव फॉर्म में, एक होती है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। यहाँ पे अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव फॉर्म होती है उसको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है उसको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव है, अगर किसी की क्वालिटी है तो आपको उसको कैसे मेजर करोगे, है ना? तो इन्होंने अलग अलग टर्म दिए, जिसके अंदर पहला टर्म ये देते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्रेस, दूसरा देंगे व्हाट इज अ ग्रोथ, थर्ड देंगे व्हाट इज अ डेवलपमेंट। तो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि बात कहीं से भी पकड़ो, बात तो एक ही है। आप प्रोग्रेस बोलो, ग्रोथ बोलो, डेवलपमेंट बोलो, सारी चीजें एक कंट्री की इकोनॉमी को दिखाने के लिए जरूरी है कि वो आगे की तरफ हम लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इन टर्म्स का अलग अलग मीनिंग निकाल के देते हैं, और इनका अलग अलग मीनिंग कैसे होगा? जैसे अगर हम बोलेंगे प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस हमेशा एक साइड के लिए होता है, एक पॉजिटिव टर्म है, और प्रोग्रेस का मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन समथिंग। किसी भी चीज में, किसी भी काम में जब इंप्रूवमेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेस कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो फर्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो किसके लिए होने चाहिए? मैनकाइंड के लिए होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम टर्म ले रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय द प्रोग्रेस? तो प्रोग्रेस क्या होता है? एक प्रोग्रेस का मतलब होता है इंप्रूवमेंट होना। प्रोग्रेस इज अ पॉजिटिव टर्म। अगर हम किसी में, जैसे कि अगर सपोज करो कंट्री के, यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक्स में किसका प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात बोली है। 1960, 1970 और 1980 के अंदर अगर हम बोले तो हम ये बोलेंगे हमारी कंट्री प्रोग्रेसिव है, हमारा टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रोग्रेसिव है, यानी आगे की तरफ है। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। तो आप जब प्रोग्रेस की डेफिनेशन दोगे तो आप क्या दोगे? इंप्रूवमेंट इन एनीथिंग इज कंसीडर एज अ प्रोग्रेस। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर ग्रोथ की। अब यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन सेकंड टॉपिक जो आ जाएगा वो आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटेटिव के अंदर चेंज आना, मात्रा के अंदर चेंज आना। ग्रोथ दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है और नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ग्रोथ कैसी हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ग्रोथ के लिए हम क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एक इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, लाइक सपोज करो हमने बोला हाइट है, हाइट बढ़ रही है, क्या कह रहे हैं हम? पॉजिटिव ग्रोथ है। हाइट बढ़ तो रही है, लेकिन जैसे पहले बढ़ रही थी ना वैसे नहीं बढ़ रही। इकोनॉमी बढ़ तो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी? बढ़ तो रही है, वैसे नहीं बढ़ रही है, तो वो क्या हो गया? पहले से कम हुई तो निगेटिव में आ गया ना। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन पहले जैसे नहीं है, तो उसे निगेटिव ग्रोथ बोल देंगे कि बढ़ तो रही है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, लेस ग्रोथ हो रही है। तो हम ग्रोथ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ग्रोथ हमने दिया कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी चेंजेस आते हैं, इंक्रीजिंग आते हैं, उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं। टर्म को इंडिविजुअल केसेस में यूज कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट आ जाएगा ये एक क्वांटिटेटिव क्वांटिफाइबल टर्म है, मात्रात्मक टर्म है, क्योंकि हम उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में मेजरमेंट लेते हैं, नंबर्स लेते हैं। हाइट कितनी बढ़ गई? कह रहे हैं भाई 4 फीट से 5 फीट हो गई, हम कह रहे हैं, है ना? तो क्या हुआ? इंक्रीज आया। तो वो क्या बताए? जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी चेंज आता है तो हम उसको क्या टर्म लेते हैं? ग्रोथ या वृद्धि की टर्म लेते हैं। जितने भी एक हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में मेजर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 5 फुट का है, 6 फुट का है, या 4 इंच का है, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे एग्जांपल लेंगे, एक इकोनॉमी माइट हैव बीन एबल टू ग्रोथ इन द फूड प्रोडक्शन ओवर अ डिकेड। ये कह रहे हैं आज सपोज करो हमारे यहाँ पे घर में कमाने वाले कम हैं, कमाने वाले 2 हैं, तो सैलरी सपोज करो उनकी जो सैलरी है वो है 20,000 रुपीज, वहां पर 4 कमाने वाले हो जाए, जो सैलरी इंक्रीज होके हो जाएगी 50,000 रुपए। तो हमने क्या बता दिया? इंक्रीज बता दिया, ग्रोथ बता दिया। तो ग्रोथ ऐसी प्रोडक्शन में अगर तुम्हारे यहाँ पे कंपनी के अंदर 2 लगे हुए हैं तो 2 तरह के आपके सपोज शर्ट बना रहे हैं तो 100 शर्ट बना लेंगे, 4 होंगे तो 200 शर्ट बनाएंगे। तो क्या बताया हमने? प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। दूसरा, रोड नेटवर्क लगातार हमारे बढ़ रहे हैं, है ना?
क्वांटिटी बढ़ रही है रोड हमारी। नेक्स्ट आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन जो इकोनॉमी का वो इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा इनकम लगातार हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कह रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव टर्म में जो प्रोग्रेस होती है उसको हम ग्रोथ का नाम दे रहे हैं। ग्रोथ रेट को मेजर कैसे करते हैं, ग्रोथ रेट को हम परसेंटेज पे मैटर करते हैं, और किस पे मैटर करते हैं, जो हम प्रीवियस ईयर में, जैसे सपोज करो कि आपके 10th में मार्क्स क्या थे और 12th में मार्क्स क्या थे, दोनों के मार्क्स में अगर चेंजेस आए हैं और वो प्रोग्रेसिव है तो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा जो एजुकेशनल जो इंक्रीमेंट हुआ, क्या उससे तुम्हारा सोशल डेवलपमेंट भी हुआ है, नहीं। तो डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट इज ऑल अराउंड, वो सब चीज होगा, पॉलिटिकल भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा। आपका अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बाहर से पैसा आएगा, इसको हम ग्रोथ नहीं, ग्रोथ क्या है, एक सेक्टर के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है क्वांटिटेटिव, उसे हम ग्रोथ बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। सो यहाँ पर ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम एनुअल बेसिस पे ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं। एनुअल बेसिस पे क्या होता है भैया, सीधी सी बात है, आपकी वृद्धि कैसे देखी जाएगी। अब आपका ये थोड़ा ना आपका फीता लेके हर रोज चेक किया जाएगा कितनी हाइट बढ़ गई, कहेंगे भैया पिछले साल इतना था अब इतना हो गया, पिछले साल मार्क्स इतने थे अब इतने हो गए, पिछले साल प्रोडक्शन इतना था अब इतना हो गया, पिछले साल हमारी इनकम इतनी थी अब इतनी हो गई, पिछले साल पर कैपिटा इनकम थी अब इतनी हो गई। तो हम क्या करते हैं, इसी को ग्रोथ रेट कहते हैं। जब हम पहले वाले से दूसरे वाले को कंपैरिजन करते हैं, इसी को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा, ग्रोथ रेट से हम एक न्यूट्रल टर्म में लेके चलेंगे। इट में भी पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव भी निगेटिव, लेकिन निगेटिव ये नहीं घट रही है, निगेटिव क्या है, पहले के मुकाबले में घट रही है, ग्रोथ तो हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई है। सो इट में बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड वी जनरली से द पॉजिटिव सेंस, हम इसे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। एग्जांपल के लिए ग्रोइंग इट मींस हैविंग अ पॉजिटिव ग्रोथ, और यहाँ पर अदरवाइज इसको हम निगेटिव ग्रोथ के ले लेंगे, यानी कि अगर वो इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव ग्रोथ है, अगर ग्रोथ तो हो रही है उस हिसाब से नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जीडीपी बढ़ती है आपकी, बढ़ती है देश की, लेकिन जीडीपी बढ़ने के बाद आपकी इनकम भी बढ़ गई, लेकिन जब जीडीपी बढ़ी तो उसके लिए वहां पे जिस कंपनी में काम व्यक्ति कर रहा था वहां पर उसका हेल्थ इश्यू हो गया। सपोज करो एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था, पहले वो काम कर रहा था कागज बनाने वाली, अब वो कर रहा है सीमेंट बनाने वाली। कागज बनाने वाली में उसे 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी, सीमेंट वाले में 25,000 था। जब कागज वाले में काम कर रहा था तो अच्छे से काम कर रहा था, सीमेंट वाले में उसे बीमारी लग गई क्योंकि सीमेंट अंदर जाने लगा, दमा की बीमारी होगी। अब जो पैसा उसने 15,000 रुपए बचा उसकी जगह 25,000 उसके इलाज में लग गए। तो ग्रोथ तो उसकी इनकम तो बढ़ी थी, लेकिन कैसी हो गई, वो नेगेटिव हो गई। तो पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज होना, नेगेटिव जब हम ग्रोथ करते हैं क्वांटिटी, लेकिन उसकी क्या हो गई, इनकम तो बढ़ी तो सही, लेकिन इंपैक्ट कैसा देगी, नेगेटिव देगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाइडली यूज्ड टर्म्स इन द इकोनॉमिक व्हिच इज यूजुअली नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल, इवन जो पॉलिसीज मेकर होते हैं वो ये चेक करते हैं कि कंपैरिजन कैसे किया जाएगा कि किस फील्ड में कितना उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है, क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस हुई है किसी पर्टिकुलर चीज में, जिससे कि वो आसानी से नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लिए पॉलिसी मेकर पॉलिसीज को बना सके। कंसेप्ट क्लियर हुआ। किस आधार पर देंगे, ग्रोथ रेट के आधार पर है। ग्रोथ रेट क्या होता है, जैसे अभी मैंने अजीत बताया था तुम्हें, तुम लोग गए थे सुबह मॉर्निंग क्लास में, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट दी है, और मूडीज ने रिपोर्ट पहले जो दी थी वो दी कि 6.8 की वृद्धि दर से, ग्रोथ रेट से इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी, जिसको अभी इंक्रीज करके उसने 7.2 कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि मॉनसून सामान्य से बेहतर है, मॉनसून जो है एवरेज से बेहतर आ रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन बेहतर होगा। भारत एक जलवायु प्रदेश देश है, एग्रीकल्चर पे बेस है, अगर हमें रॉ मटेरियल ज्यादा मिल रहा है तो हमारी इंडस्ट्री भी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। दिस इज द मेन रीजन, इसी को ग्रोथ कहा जाता है। डन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा आपका, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है डेवलपमेंट और एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सपोज करो एक बच्चा है, उसको हमने पढ़ाना लिखाना शुरू करा, 10th कराया, 12th कराया, ग्रेजुएशन करा दिया, तो उसकी जो मार्कशीट का है वो सारा का सारा तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसका सोशल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है, वो सोसाइटी में बैठ ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, तो क्या हम उसे डेवलप कह सकते हैं, नहीं, हम उसे डेवलप नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की पर पर्सन इनकम बढ़ रही है, लेकिन वो इनकम वो अपने तक ही सीमित रख रहा है, वो उसे इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा, तो क्या वो समाज के लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं होगा। डेवलपमेंट कब होगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, है ना। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर होते हैं, बेसिकली जनरली 5 है हमारे, क्वार्टरली, क्वीनरी, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर के अंदर अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया, उसी को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। किसी भी कंट्री की इनकम या प्रोडक्शन जो डिपेंड करता है वो उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसकी इनकम किस तरह की है, उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, कितनी उसकी क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुई है, कितनी क्वालिटी। एग्जाम्पल, आप वीट प्रोड्यूस करते हैं, 1960 से पहले वीट का प्रोडक्शन कम होता था, जमीन उतनी है लेकिन तरीके अलग चेंज हो गए। HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड के बारे में आपने सबने सुना है, प्रोडक्शन बढ़ गया उससे, तो क्वांटिटी तो बढ़ी, क्वालिटी भी बढ़ गई।
है ना। तो इट विल इनहेंस द प्रोडक्शन, इट विल इनहेंस द डेवलपमेंट, इट इज नॉट ओनली द ग्रोथ। अगर प्रोडक्शन बढ़ता केवल तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ इन द प्रोडक्शन। लेकिन इसकी क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी दोनों बढ़ गई, कपड़ों की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बढ़ गई, जो आपकी एजुकेशन है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ गई। तो इस सबको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टर्म होता है। प्रीवियसली यहाँ पर 1950 तक यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, सिर्फ क्वांटिटी को लेकर चलते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने पॉलिसीज दी, उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी है, उन्होंने कंपेयर करा है, नेशनल को इंटरनेशनल से कंपेयर किया है, तो यहाँ पर डिवीजन आ जाता है दोनों के बीच में कि व्हाट इज द ग्रोथ और व्हाट इज द डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है केवल क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट इन अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक, जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और सेंटेंस इसी तरीके से निकल के आता है। आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा जी। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्या किया जाएगा, सबसे पहले सबको एजुकेशन अच्छी मिल जाए, सबको खाना पीना न्यूट्रिशन, खाना तो खा रहे हो लेकिन खाना खाने से सिर्फ पेट भरा जा रहा है, न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, उसमें प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, जिंक कम है, तो वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं होगा, उसमें एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा कि हॉस्पिटल, मेडिसिन, ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन तक रीच हो सबकी, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो जाए जिससे कि लोगों की लाइफ इंक्रीज हो जाए, अच्छी हो जाए, उसी को हम देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसी को हम एक बेहतर एटमोस्फियर किसी कंट्री का बोल सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे सीधी सी बात है, आज ना सुबह में मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी, एक सेंटेंस आया बड़ा अच्छा सा, उसके अंदर एक जवालोपनिषद है, उसके अंदर सत्यकाम की कहानी है। तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि हम सब मतलब कि मेरे को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा, वो एक लोअर क्लास होता है, शूद्र क्लास से होता है, तो वो अपने जो मौसा होता है उससे कह रहा होता है कि आप मुझे पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो उसने बोला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा, तू नाव खेना सीख ले, उससे तू कमाना शुरू करेगा, पढ़ लिख के पढ़ते लिखते भी क्यों है, कमाने के लिए। कह रहे ये बताओ, ये उस समय की बात है जब गुरुकुल हुआ करते थे। कह रहे पढ़ लिख के अगर पेट ही भरना होता, पढ़ लिख के अगर पेट ही भरना होता तो जितने पढ़े लिखे ब्राह्मण वो भिक्षा क्यों मांग रहे थे, भिक्षा मांग के पेट भरते थे ना। प्रीवियस टाइम पे एजुकेशन का मतलब अलग हुआ करता था, आज के टाइम पे एजुकेशन का मतलब अलग हो चुका है। प्रीवियस टाइम पे एजुकेशन का मतलब था मैं एजुकेटेड हो गई, अब मैं एजुकेशन ऐसे दूंगी कि जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो, और मुझे वहां पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी से एसोसिएट हो गया है। इफ द वन पर्सन इज गिविंग द एजुकेशन तो वो किसके लिए दे रहा है, जिससे बेटरमेंट हो अपना भी और दूसरों का भी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर चीजें वही दी हुई है कि आप जब डेवलपमेंट की बात करो तो डेवलपमेंट का मतलब केवल पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम या नेशनल वेल्थ में बढ़ना नहीं होता है। लोगों का सैनिटाइजेशन मिले, फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, तब हम कहेंगे कि हाँ उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा। ये सब उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दो वर्ड अलग अलग ले रहे हैं, है ना, दो सेंटेंस हम अलग अलग ले रहे हैं। ग्रोथ ले रहे हैं, वर्ड ले रहे हैं हम ग्रोथ, और वर्ड ले रहे हैं हम डेवलपमेंट। हम दो अलग अलग सेंटेंसेस के, दो वर्ड्स के अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो दोनों तो समझ में आ गया। ये क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्या हो गया ये, क्वांटिटेटिव, जबकि ये क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, है ना, दोनों की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ अगर हमारा ग्रोथ हाई है तो क्या डेवलपमेंट भी हाई होगा। अगर हमारा ये हाई है तो ये भी हाई होगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, है ना। अगर हमारी लो ग्रोथ है तो क्या ये हाई हो सकता है, या अगर ये हमारा हाई है तो क्या हमारा ये लो हो सकता है। बिल्कुल हो सकती है, तीनों कंडीशन, है ना, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, देखो सबसे पहले है यहां पर अगर हमारी ग्रोथ, अगर हमारा प्रोडक्शन, जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज होने से लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी कंडीशन मिल रही है, अच्छी न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, नेशनल इनकम अच्छी है, उन्हें सैनिटाइजेशन मिल रहे हैं, उन्हें अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, तो हमारी डेवलपमेंट भी कैसी होगी, हाई। यस, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकम तो बढ़ गई, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ एनवायरनमेंट पे निगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, जिससे उनका सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है, उसमें चला जाता है, बीमारियों में।
बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, एजुकेशन लेवल बहुत वीकर है। अगर आप देखते हो तो जीडीपी सऊदी की बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सऊदी कंट्रीज को या मुस्लिम कंट्रीज को आप इकोनॉमिकली डेवलप बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत ज्यादा लोअर है, वहां पे विमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है। तो वहां पर जीडीपी हाई होने के बाद भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर वहां का डेवलपमेंट अब नहीं कह सकते। लेकिन किसी कंट्री की अगर जीडीपी कम भी है लेकिन वहां के लोगों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उन्हें बीमारियां कम हो रही है, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो खुशहाल हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे भूटान, समझ में आ गया? तो दिस क्रिएट, जनरली कंट्री क्या चाहती है कि हमारी हाई ग्रोथ के साथ हाई डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बट डेवलपमेंट है या नहीं है ज्यादा, वो बेहतर किस पे इंपॉर्टेंस होता है? ग्रोथ पर। इनकम का बढ़ना किसी के डेवलपमेंट को इंडिकेट नहीं करता। जिनकी इनकम कम होती है वो भी अच्छी सैनिटाइजेशन कंडीशन में रह सकते हैं, ज्यादा हेल्थी रह सकते हैं, ज्यादा क्लियर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, तो वो ज्यादा खुशहाल हो सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? आगे हम इसी की बात करेंगे, टॉपिक इसी से रिलेटेड है। वी आर गोइंग ऑन द सेम पॉइंट अपने। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर इस समय यही दिया कि हाइयर ग्रोथ एंड हाइयर डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट, हाइयर ग्रोथ बट लोअर डेवलपमेंट। इनकम तो बढ़ गई लेकिन सैनिटाइजेशन ही, एजुकेशन ही, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी नहीं है। लोअर ग्रोथ बट हाइयर डेवलपमेंट, जीडीपी तो कम थी बट देश खुशहाल था। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? दैट द सेम इज कॉम्बिनेशन दे हैव गिवन अबाउट कि यहां पर इसके लिए क्या जरूरी है। तो देश में तीनों में कौन सी चीज सबसे बेहतर होगी? बताइए मुझे। हाइयर ग्रोथ विद हाइयर डेवलपमेंट। क्या होनी चाहिए? हाइयर ग्रोथ विद हाइयर डेवलपमेंट। जीडीपी भी बढ़े, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, नेशनल इनकम भी बढ़े, साथ ही साथ एजुकेशन के अवसर बढ़े, जॉब के अवसर बढ़े, क्लीन एनवायरनमेंट मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिले, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, आपके न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, तो हम क्या बोलेंगे? हाइयर ग्रोथ विद हाइयर डेवलपमेंट मस्ट बी, दिस सिंबलाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे हम बात क्या करें, इस तरह का पहला इंस्टेंस जो ग्रोथ से रिलेटेड है कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट, ये सारे आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है जी। उसके बाद हम चल रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये चीजें मैंने तुम्हें समझा दी है कि यहां पर अगर आपका हाई ग्रोथ होता है लेकिन लो डेवलपमेंट होता है तो लिविंग स्टैंडर्ड सारे जो मैंने तुम्हें पॉजिटिव बताया वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर यहां तक बेटा जी? उसके बाद है इसी सबको जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर। किसमें पढ़ते हैं हम लोग? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर दिया हुआ है। इसको वेल्थ ऑफ नेशन, किसी भी देश के वेल्थ की स्टडी करना इकोनॉमिक्स होता है। किसने बोला था? ये बोला था आपके एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने, है ना, अपनी बुक के अंदर। यहां पर एक बिल्कुल अलग ब्रांच आ जाती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स किसकी बात करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा, जिसके अंदर ऑल द एस्पेक्ट विल बी इंक्रीज। क्लियर जी? इतना समझ में आया? यहां पर आगे हम बात करते हैं मेजरिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को आप कैसे मेजर करते हैं? डेवलपमेंट मेजर करने के कौन से तरीके हैं? पहला पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। दूसरा एजुकेशन लेवल, स्कूलिंग ईयर, कितने दिन कौन स्कूल जा रहा है। हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन, नंबर ऑफ द स्कूल, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? आपके हेल्थ। एक व्यक्ति को या एक देश को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उनके पास सफिशिएंट इनकम हो जिससे वो फूड अफोर्ड कर सके, एक्सेस कर सके, अवेलेबल कर सके। दूसरा, उस फूड को खाने के लिए कम से कम बॉडी के अंदर जान तो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड होता है एजुकेशन, इन सबको कोरिलेट करने के लिए कि जब हमारे पास एजुकेशन होता है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरी चीज जो नेक्स्ट चीज निकल के आती है, वही निकल के आती है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आपके इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है महबूबुल हक। इन्होंने अर्लियर टाइम पर इन्होंने कुछ वर्क किया ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, और यहां पर ये निकाल के लेके आते हैं कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो हालांकि इंक्रीज इन इनकम पर है, लेकिन कोई भी देश केवल अपनी इनकम को इंक्रीज करके खुशहाल नहीं रह सकता। क्लियर है? तो दिस इज यहां पर ये कंसर्न करते हैं किसके बारे में? यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये भी कंसर्न करते हैं कि किसी भी देश का डेवलपमेंट कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड रीजन के तरीके से यहां पर प्रोग्रेस को ज्यादा दिखाने के इंक्रीज इन इनकम में दिखाता है। वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट किसमें दिखाया? जीडीपी बढ़ रही है। आईएमएफ किसमें दिखाया? जीडीपी बढ़ रही है। कंट्री किसमें दिखाएगा? जीडीपी बढ़ रही है। बट दे आर वेरी साइलेंट अबाउट द ट्रेड्स विच डिटरमाइन द प्रोग्रेस
प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट कंट्री। यहाँ पर हम उसी डेवलपमेंट को दो काइंड की डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलती है। पहला, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को एनहेंस करते हैं और डेवलपमेंट को बैक पे लेके आते हैं। सबसे पहले इनकम कितनी है और इनकम का कंजप्शन कितना है। सपोज करो मेरी इनकम है 20,000 रुपए की और वही इनकम मेरी खर्च हो जाए सारे के सारे खर्चों पे, तो क्या मेरे पास कुछ बचा? क्या आई डू नॉट हैव सफिशिएंट टू स्पेंड ऑन मी, चाहे मेरी एजुकेशन लेवल है चाहे खाने पे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है हमारी इनकम कैसा और उसका कंजप्शन कैसा है। हम कंजप्शन क्या कर रहे हैं? कंजप्शन करने का मतलब होता है जो भी हम चीज ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है बेसिकली। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लिटरेसी, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, पीसफुल कम्युनिटी लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल प्रेस्टीज, एंटरटेनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। ये सब क्या है? सारे के सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लेवल जो देखते हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो इट इज नॉट वेरी इजी। हमें किसके, दोनों ही जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, दीज आर नॉट द वेरी इजी। आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया से क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करोगे और क्वालिटी कैसे इंक्रीज करोगे, ये डिपेंड किस पे है कि आपने स्केल क्या लिया हुआ है। एग्जांपल इसका ले लेते हैं। एग्जांपल ये लेना, एक ऑटो ड्राइवर है, वो दिन में सपोज करो कि 1,000 रुपए लेके जा रहा है। एक दिन वो अपने घर पे, उसको उस दिन शाम को 2-4 सवारी, 2-4 चक्कर ज्यादा मिल गए और 500 रुपए ज्यादा मिल गए उसे 500 रुपए में, है ना। जैसे ही उसे 500 रुपए ज्यादा मिले, वो अपने घर पे लेके जाता है फल फ्रूट लेके एकदम से कि 100 रुपए के मैं फल लेके जाता हूँ और वो बहुत खुश है ना। दूसरी तरफ वहीं पर एक व्यक्ति है जो एक कंपनी का ओनर है। उस कंपनी का ओनर वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, हाथ में एक गिलास लिया हुआ। उसने दोस्त आया उसका, उससे पूछा कि क्या हो गया। कह रहा है कुछ नहीं है कि मेरा जो डेली का जो टर्न था, डेली का वो 2 लाख रुपए का होता था, आज ना 1,90,000 का हुआ, 10,000 की कमी हो गई। एक को 500 रुपए में खुशी मिल रही है और एक को 1,90,000 में भी खुशी नहीं मिल रही। This is basically that how the development is different from the different thing, quantitative। इसी पर जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि लिविंग ऑफ द लाइफ दोनों में किसकी बेहतर है। एक वो जो फल लेके गए और एक जिसके घर में अपने आप ऑलरेडी फल हैं। लेकिन एक वो खुश होके गया 500 रुपए का लेके, एक 2 लाख लेकर भी खुश होके नहीं जा रहा अपने घर में। तो किसके घर में खुशहाली ज्यादा होगी? जो अपने घर में 100 रुपए के फल लेके गया है। तो दिस क्रिएट अ डिफरेंसेस कि जो हमारी, चाहे ब्यूटी की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो किसी भी देश का डेवलपमेंट ओवरऑल डिपेंड करता है कि उस देश के लोग कितनी क्वांटिटेबल, कितनी क्वालिटीफुल लाइफ जीते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चे जी? उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या? देखो पहले चीज समझना है इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक कंपैरिजन को दिखाता है। कंपैरिजन क्या दिखाता है? 11th में आपके कितने मार्क्स आए थे और 12th में कितने मार्क्स आए थे? 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने आ गए? 10th में आपने टॉप किया, ग्रेजुएशन तक जाते जाते ये नहीं पता कहाँ चले गए, है ना। तो आपका कंपैरिजन करा जाए। घर वाले कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? आप अपनी कमियों को समझो और इंप्रूव कर सको, इसीलिए इंडेक्स होते हैं। समझ में? इंडेक्स होता है कंपैरिजन। आपने आज जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आज जो इनकम कर रहे हो, आज जो एजुकेशन लेवल है, आज जो सैनिटाइजेशन लेवल है, या जिस भी लेवल में जो आज है, वो 10 साल पहले कितना था, उसमें डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से, या जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पे गई है या फिर लोअर में गई है। उनका कंपैरिजन किया जाता है, क्यों करने के लिए? जिससे कि इंप्रूवमेंट किया जा सके। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको यूएन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे कहा जाता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI इंडेक्स देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 3 वर्ड समझ में आ गया? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या देगा? एक रिपोर्ट देगा जिस रिपोर्ट का नाम है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडेक्स दिया जाता है HDI इंडेक्स। HDI इंडेक्स 0 से 1 के बीच में आपको नंबर देता है किसी भी कंट्री के लिए कि उस कंट्री का डेवलपमेंट किया है, वो कंट्री किस लेवल पर है। 1 के पास जो जाएगी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो 0 के पास है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मैटर इनमें? पहला एजुकेशन, दूसरा इनकम, और तीसरा आ जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका होता है। समझ में? इन तीनों पैरामीटर को लेकर क्या दिया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी जाती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ जी? समझ में आया इतना? यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ डिलेमा है मेजरिंग ऑफ द डेवलपमेंट का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में, पहली रिपोर्ट दी थी इन्होंने। इसके अंदर ये HDI रिपोर्ट देते हैं, HDI इंडेक्स देते हैं, जिसके अंदर इंडेक्स जो होता है एक प्रोडक्ट होता है जो कि समय समय पर बताता है कि कौन सी कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट इस तरह की जो टीम लगाई गई थी उसके अंदर HDI को जो बनाया गया तो महबूबुल हक पाकिस्तानी और इंगे कॉल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था कि डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजें ली जाती हैं, पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग की 3 पैरामीटर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, UNDP कौन सी रिपोर्ट देती है, HDI कौन देता है आपका, HDR कौन देता है आपका, कौन से नंबर से कौन सी वैल्यू होती हैं, या ये कौन से पैरामीटर पर लागू होती हैं, इस तरह की चीजें देती है। इसके अंदर पूरे फ्रेमवर्क के अंदर ये बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ये अलग अलग मिनिमम डायमेंशन की बात करते हैं जिसे हम गोल पोस्ट बोलेंगे बेसिकली। इसमें सबसे पहले एजुकेशन के लेवल में, एजुकेशन में इन्होंने क्या क्या पैरामीटर लिए, एजुकेशन के पैरामीटर में सबसे पहले है 25 साल तक कोई व्यक्ति कितने एवरेज टाइम स्कूल गया है, कितने दिन तक, 25 साल तक। 25 तक क्या होता है, कॉलेज होता है ना, तो कॉलेज वो 8th तक गया है, 5th तक गया है, 10th तक गया स्कूल मतलब, है ना। तो मीन स्कूलिंग ईयर की वो कितने समय तक रहा है, ये जो एस्टिमेट किया जाता है वो एजुकेशनल अटेनमेंट पे किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये सर्वे करवाया जाता है, जो सर्वे के द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है कि अगर कॉलेज का स्टूडेंट है कि 25 साल मैक्सिमम होती है ना, तो उसमें कितने व्यक्ति कितने साल तक आप स्कूल गए हो। जैसे कुछ लोग 10th पे छोड़ देते हैं स्कूल, है ना, तो 10th तक जो गए वो 12 साल गया होगा, 12th पे छोड़ देगा 14-15 साल गया होगा, है ना। इस तरीके से कितने मीन स्कूलिंग है। दूसरा आ जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द स्कूल अर्निंग एंट्रिंग एज, जिस समय पर बच्चा, अब हमारे यहाँ पे 3 साल कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले क्या था, 6 साल का था। तो उस समय पर जितने स्कूल एंट्रिंग बच्चे हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड क्या है कि वो कितने साल तक रहेंगे, यहाँ कितने साल रहे, यहाँ कितने साल वो रहने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि फाइंड आउट करें कि बेस्ड ऑन द एनरोलमेंट बाय द एज, किस एज पर वो स्कूल में गए और किस एज तक वो स्कूल में रुकने वाले हैं, इसके बारे में बात करें। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या किया जाता है, 18 साल तक, यानी कि लगभग 12th क्लास की बात की जा रही है। 18 साल तक जनरली 18-19 तक ग्रेजुएशन होता है, तो 12th तक की बात की जा रही है। अगर हम पहले आंकड़े की तरह से करें, आज के में लेके चलेंगे तो 18 साल का लगभग बच्चा ग्रेजुएशन में होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया नॉर्मलाइजिंग मिनिमम वैल्यू जो होती है, इसके अंदर 2 वैल्यू होंगी, 0 से लेके 1 तक, समझ में आ गया। यहाँ पर एक्सपेक्टेड उन्होंने क्या है, मीन ईयर जो स्कूलिंग होते हैं किसी कंट्री के 1980 से लेके 2012 तक 13.3 ईयर एस्टिमेट किया गया कि एज एन एवरेज जो एक बच्चा होता है वो लगभग 13.5 साल तक स्कूल में होता है। कहाँ के लिए, यूएस के लिए दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट, पहला समझ में आ गया, क्लियर है। 25 साल तक का हो जाएगा, जिस समय स्कूल जाएगा वो कब तक स्कूल में रहेगा, कितने साल तक, कितने ईयर है, 13.3। हेल्थ कंपोनेंट कर देते हैं, यहाँ पे हेल्थ कंपोनेंट यहाँ पे मैटर करेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ना तुम्हें एक और भी अच्छी चीज बताऊंगी ना, 2 ही लड़के बैठे वैसे तो, यहाँ पे एक वो भी है, साइंटिफिक प्रूवन है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये चीज बताऊंगी तुम्हें। लाइफ प्रूवन के अंदर यहाँ पे अगर मैं भारत की बात करूं तो 62 ईयर्स आती है मेल के लिए एज एन एवरेज लाइफ, और 65 ईयर्स आती है फीमेल के लिए। जनरली बोला जाता है फीमेल जो होती है वो एक मेल से 5 साल ज्यादा जीती हैं, और उसका रीजन होता है उनकी शारीरिक बनावट, और क्योंकि उन्हें दर्द झेलने की आदत होती है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो दैट इज वाई वो दर्द को झेल जाती हैं। दिस इज द, ये मेन एक रीजन साइंटिफिक और मनोविश्लेषण ने बताया हुआ है। अगर हम बात करेंगे यूएसए के हिसाब से बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर बोलेंगे तो 20 ईयर्स यहाँ पे किया गया है HDI इंडेक्स के हिसाब से। मिनिमम वैल्यू जो है 20 ईयर्स और मैक्सिमम वैल्यू यानी मिनिमम 20 साल का और मैक्सिमम वैल्यू 83.57। अगर आप बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर या 1947 की बात, तो भारत की एज एन एवरेज ईयर थी 35 साल, केवल 35 ईयर्स। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो वॉर में लगे हुए थे, लड़ाइयों में लगे हुए थे, और जो यूथ था उन्होंने दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ, तो उस समय पर थी 35। आज की डेट में भारत की अगर एज एन एवरेज लेते हैं तो 62 ईयर्स फॉर द मेल एंड 65 ईयर्स ऑफ द फीमेल लिया जाता है, ठीक है। अब मुझे एक एग्जाम्पल दो, मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को शादी करनी है, लड़के को शादी करनी है, तो किससे शादी करनी चाहिए। साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि जो भी लड़के होते हैं उन्हें अपने 5 साल बड़ी लड़की से शादी करनी चाहिए। उसका रीजन होता है कि जब लाइफ का लास्ट पड़ाव होता है तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ईयर पे जाएं, क्योंकि लड़की 5 साल ज्यादा जीती, और जब लाइफ का लास्ट पड़ाव होता है, अगर किसी तुम ऐसे इंसान से शादी करते हो जिसके साथ आप जिंदगी का, और मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, लाइफ में जब भी डिसीजन लो अपने लाइफ पार्टनर का, तो सोच समझो ये मत कि आज कितने खुश हैं, सोचो समझो ये कि क्या उस इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी के 40 साल बिता पाओगे या नहीं। देन टेक द डिसीजन, तो दैट इट हैज बीन सेड, ठीक है। तो बाकी तुम्हारे ऊपर है, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने इन्फॉर्मेशन दी है तुम्हें आज। चलो आगे आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाकी तुम्हारी जिसकी मर्जी।
राइट। नेक्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। हेल्थ समझ में आ गया, हेल्थ में क्या आ जाएगा बेटा, लिविंग ईयर आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है जी, इसको मैं कटवा दूंगी, रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आप कैसा खा रहे हो, आप कैसा पहन रहे हो, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सब किस में आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे पता चलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है आपका, देश की जीडीपी क्या है आपकी, परचेजिंग पावर क्या है आपके पास पैसा है लेकिन आप मेडिसिन को ले पा रहे हो नहीं, आपकी परचेजिंग पावर क्या है, इन सब चीजों से ये रिलेटेड होता है। एचडीआई जो देता है वो इनकम को बेसिकली देता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर आपकी सपोज करो, हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, सपोज करो कि आपकी इनकम 2 साल पहले 20,000 थी और आपका जो खर्चा आता था वो आता था आपका 15,000 रुपए। आज आपकी इनकम महंगाई की वजह से, महंगाई तो सबके लिए बढ़ेगी ना, तो आपको देने वाला भी तो बढ़ाएगा, आपकी इनकम बढ़ गई 40,000 रुपए, आपका जो खर्चा आता है वो आता है लगभग 25,000 रुपए का 2 साल बाद। तो आपके लिए कहां महंगाई बढ़ी, आपके लिए महंगाई कम हो गई ना, आपकी तो सेविंग ज्यादा होनी शुरू हो गई। महंगाई बढ़ना कब होता है, जब आपकी इनकम वही रह जाए और आपकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है, उसे हम महंगाई कहते हैं। समझ में आ गया, अगर इनकम भी बढ़ रही है और चीजें महंगी हो रही है तो पैरेलल चल रहा है ना। महंगाई कब कहलाएगी, महंगाई तब कहलाएगी जब इनकम उतनी रह जाए, इनकम 20,000 रह जाए और खर्चे आपके 25,000 के हो जाए, तो आप बोलोगे कि महंगाई हो गई, पैसा नहीं बच रहा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी चीज को कहता है कि आपकी परचेजिंग पावर कैसी है। पीपीपी 2 तरीके बताते हैं, एक बताता है आपकी परचेजिंग पावर को, पीपल परचेजिंग पावर, और एक बताता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को। यहां पर अगर हम बात करेंगे कि आपकी मिनिमम इनकम इज इतना दिया हुआ है और उसके बाद मैक्सिमम इनकम इतना दिया हुआ है, किसके हिसाब से, परचेजिंग पावर के हिसाब से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है, पीपल परचेजिंग पावर की बात हो रही है। इसके अंदर इनकम आपकी डिटरमाइन करेगी कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। एचडीआई डायमेंशंस आपके यहां पर एग्रीगेट या कंपोजिट इंडेक्स को दिखाता है, ज्योमेट्रिक मीन को यूटिलाइज करता है, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन में क्या दिखाते हैं, आपका ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपकी इनकम कितनी बढ़ी है और आपका कंजप्शन कितना रहा है, इनके डिफरेंसेस को बताता है। यूएनडीपी यहाँ पे रैंक करता है इकोनॉमिक्स को, अलग अलग लेवल पे 3 पैरामीटर इसके देते हैं और तीनों पैरामीटर 0 से लेके 1 के बीच में होते हैं। जो बताया था ना 3 कैटेगरी होंगी, 3 कैटेगरी में सबसे पहले हाईएस्ट कौन सा होगा आपका, 8 से लेके 1 के बीच में हाईएस्ट, यानी सबसे अच्छा एजुकेशन है वहां पे, सबसे अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छी आपका क्या है, इनकम लेवल है। ये तीनों है 5 से लेके 7। और ये क्वेश्चन आते हैं बेसिकली एचडीआई के इंडेक्स में पूछे जाते हैं, किसके बीच में क्या आता है। मिडिल वाला क्या आ जाएगा, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इस बीच में आएगा, और लोअर वाला इसमें आ जाएगा, भारत किस में आता है, मिडिल वाले में आता है। समझ में आ गई जी, भारत किस में आता है, मिडिल वाले में आता है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे जाके चैप्टर नंबर 20 के अंदर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम भी वही देख लेंगे। उसके बाद है यूएनडीपी के अंदर बहुत सारी डिबेट आती है। डिबेट क्या आती है, देखो डिबेट आने का सीधा क्या है, डिबेट का एक सीधा सा एजेंडा है। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि केवल 3 चीजों को लेकर आप कैसे किसी देश को डेवलप या अनडेवलप या डेवलपिंग या डेवलप्ड घोषित कर सकते हो, है ना। अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड 3 चीजों को लेकर, केवल इनकम को लेकर, एजुकेशन को लेकर और लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर कैसे कर सकते हो। अलग अलग देश अलग अलग सभ्यता के होते हैं, संस्कृति के होते हैं, मिनरल्स के होते हैं, रिसोर्सेज के होते हैं, सैनिटाइजेशन के होते हैं, खुश हैं, दुख हैं। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, आपका एक ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं ये चीज एक गलत है। जो स्कॉलर्स है यहाँ पर इसी चीज को डिफाइन करते हैं कि डिफाइन करने के लिए वो कितने सैनिटाइजेशन है, कितना खुशहाल है, कोई देश कितना खुशहाल है, उस बात पर ये मैटर करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कभी भी इन 3 चीजों से पे ही डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कौन कौन से बोल देंगे, यहाँ पर ये सारी चीजें वही दी हुई है। किसी देश में पैसा तो बहुत है लेकिन वहां चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं वहां पर, तो क्या या वहां पर टेररिज्म ज्यादा फैल रहा है, पैसा बहुत है, टेररिज्म फैल रहा है, वहां पे विमेन का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसे डेवलप्ड बोल दोगे क्या, चाहे उनकी इनकम बढ़ रही है, चाहे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, कह रहे नहीं, उसको नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि अगर देश के अंदर तुम्हारे पास पैसा कम है लेकिन आप अच्छे से जाके नींद ले रहे हो, तो भैया तुम ज्यादा डेवलप्ड हो, तुम ज्यादा खुशहाल हो। एक देश की खुशहाली का, एक देश के डेवलपमेंट का किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जो देश वहां पर क्या है, खुश है। यहाँ पर उसी को लेकर इन्होंने अलग अलग एचडीआई को लेकर अलग अलग जो डिटर्मिनेंट्स बताया, उन्होंने बोला है कि एचडीआई से अलग जो 3 इंडेक्स दिए उनसे अलग कौन कौन से इंडेक्सेस हो सकते हैं। पहला कल्चरल एस्पेक्ट्स हो सकता है, किसी भी देश का कल्चर जो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे यूरोपियन कंट्री में सीधा होता है, यूरोपियन कंट्री में क्या है कि आप ऋण करो धृत पियो, यानी कि आपको अगर पैसा लेके भी निवेश करना तो निवेश करो। यूरोपियन कंट्री में जो कल्चर है इकोनॉमी का वो है निवेश, इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपकी तरक्की है। वो कह रहे हैं कि भैया पैर फैला लो, चादर अपने आप बड़ी ले लोगे तुम, ठीक है, जब तुम पैर ही नहीं फैलाओगे तो चादर की जरूरत ही नहीं होगी आपको।
भारत के अंदर क्या है, जाते पैर पसारिए तैते लंबी सोर, ये कह रहे हैं भैया जितना पैसा उतना खर्च करो और उसमें ज्यादा क्या कर लो, आप सेविंग कर लो। तो दोनों एक अलग अलग, एक रिस्क पे बैठी है, हाइयर द रिस्क हाइयर द गेन, एक कह रहा है रिस्क लो कम ले लो, गेन ले लो कम ले लो। समझ में आया? तो दोनों की अलग अलग फिलॉसफी है। लेकिन खुशहाल कौन है? 2009 की अगर आप रिसेशन की बात करते हो, उसका इंपैक्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर कम था क्योंकि सेविंग की आदत थी। 1929 के अंदर डिप्रेशन आया था, पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जो बैंक थे वो खत्म हो गए थे, यूरोपियन बैंक खत्म हो गए थे, अमेरिका के बैंक खत्म, भारत के ऊपर कम इंपैक्ट था उसका। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज द सेम, क्योंकि हम सेविंग में बिलीव करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल्चरल बेस इकोनॉमी को हमें लेना चाहिए एस्पेक्ट्स को। उसके बाद हमारी एस्थेटिक वैल्यू, हमारी एनवायरमेंट कितना प्योर है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इकोनॉमी सिचुएशन कैसी है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लोगों की हैप्पीनेस, लोगों की प्रेस्टीज। हमारे यहाँ तो क्या होता है, प्रेस्टीज को दिखाने के लिए ना होता है ना, गांव के अंदर तुमने देखा होगा कि लोन ले लेते हैं, मार्केट से जमीन रख के लोन लिया, पता जमीन तो बिकेगी नहीं गांव की, जाके पता चला एक 100 साल की बुढ़ी जो लेडी है उनकी डेथ हो गई और पता चला उनकी 13वीं तक सबका पूरे गांव का खाना हो रहा है। दे आर नॉट गिविंग द, वो पैसा कहाँ नहीं लगा रहे हैं, वो अपने ऊपर या अपने डेवलपमेंट के ऊपर ना लगाकर वो पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, वो ऐसे अनप्रोडक्टिव पे लगा रहे हैं जिससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वो क्या कह रहे हैं, एस्थेटिक वैल्यू है। यहाँ पर जो डिबेट होता है वो इसी चीज का डिबेट होता है कि हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज। लाइक सपोज करो फ्यू ऑफ द पीपल आर देयर, अगर आप जाके देखोगे तो जितने भी हिंदुओं के कल्चर होते हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे कल्चर मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं है। शादी के अंदर इतना ज्यादा खर्चा करने से बेहतर है उस खर्चे को कम करके जो लिमिटेड पीपल हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ ये सेरेमनी की जाए और उस पैसे को जाकर किसी एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए। मैं तो सीधे कहती हूँ, मैं बिल्कुल, एक होता है दहेज, डॉरी, तो डॉरी वो तब डॉरी है, एक होता है डॉरी और एक होता है प्रोक्योरमेंट, कि अगर आपकी लड़की भी वर्किंग है, चीजें हैं, इतना पैसा आप दुनिया को खिलाने के लिए करो, इतने में तो अपने बच्ची के लिए एक फ्लैट खरीदो, उस फ्लैट का कम से कम किराया तो आएगा, सारी जिंदगी बैठ के कभी ऊंच नीच होती है तो कभी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दिस इज वो इसी चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिबेट होते हैं। तो इस डिबेट्स में आगे कह रहे हैं कि लोगों का आइडिया जो है किसको लेकर है, कि हैप्पीनेस को लेकर, प्रेस्टीज को लेकर है, वो भी इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आना चाहिए। उसके बाद एथिकल, ह्यूमन लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कोई चीज आपके लिए सही है, कोई चीज मेरे लिए गलत है। एक बात बताओ, सेविंग जो होती है, अगर सपोज करो आज जाके पता चले कि प्रिंस तुम घर जाके मम्मी से बोलो, मम्मी आज से मैं ना सिर्फ 1 रुपया सेविंग करना शुरू करूंगा, सिर्फ 1 रुपया, है ना, मम्मी खुश होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, होंगी, खुश होंगी, ऑब्वियस इट इज, है ना। बट अब आप ये सोचो, आपका 1 रुपया है, अगर भारत के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, जिसमें से लगभग मान एग्जांपल ले लो कि 50 करोड़ लोग जो है वो वर्किंग है, या 50 करोड़ लोग 1 रुपया एक दिन में सेव कर लें, तो एक ही दिन में इकोनॉमी से आपने कितना पैसा बाहर कर दिया? 50 करोड़। नुकसान किसे है? इकोनॉमी को है। तो सेविंग जो है इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा था, है ना, तुम तो अच्छे के लिए कर रहे थे ना, लेकिन वो क्या हो गया, एज ए एग्रीगेट लेवल क्या हो गया, वो नुकसान। तो ये एथिकल टर्म होते हैं कि इन एथिक्स को भी लेना जरूरी है, क्योंकि लेकिन उसी सेविंग ने भारत को बचा के रखा हुआ है कि हमारे जो छोटे छोटे सेविंग होते हैं वही इमरजेंसी में हमें लोन लेने से बचाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे इंट्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट। बेटा इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है अपना आत्मचिंतन, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की डिटेल ली हुई है। ये कहते हैं एक्सपर्ट जो स्टडी करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को, वो ये कहते हैं कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसके अंदर जो भी रैंक दिया जाता है, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने आप को चेक करें, अपना आत्मचिंतन करें, फाइंड आउट करें कि वो किस तरीके से अपनी कंट्री को खुशहाल बना सकते हैं। क्राइम, करप्शन, बल्गरीज, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड, रेप, होमिसाइड्स, मोरल डिग्रेडेशन, सेक्सुअल परवर्जन और इस तरह की कोई भी जो भी वाइसेस होते हैं, थ्राइविंग होती हैं, उसको किस तरीके से हटाकर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप अपने देश को, एनवायरनमेंट को सिक्योर नहीं बनाएंगे, प्रिक्योर नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपनी कंट्री को डेवलप्ड नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या जरूरी है? यहाँ पर हैप्पीनेस जरूरी है, पीस ऑफ माइंड जरूरी है, वेलबींग जरूरी है, अच्छी फीलिंग जरूरी है। स्कॉलर्स यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इन सब को लेकर ज्यादा एफर्ट नहीं किए जाने चाहिए? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई हैज डेवलपमेंट नॉट डिलीवर्ड हैप्पीनेस टू द डेवलप्ड वर्ल्ड? क्या कह रहे हैं? विकास हो रहा है आपका लगातार, आप लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, जुपिटर के पास जा रहे हैं, आप जाके क्यूपर बेल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट की बात करें, उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये यहां पर फिर भी लोगों के अंदर खुशी क्यों नहीं है? लोग खुश क्यों नहीं है? उसका रीजन है
उसके पास एक बड़ा फोन है, मेरे पास बड़ा फोन होना चाहिए, उसके पास एक बड़ी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, उसका बच्चा बाहर आउट ऑफ इंडिया पढ़ने गया है, मेरा ही बच्चा आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, उसके पास एक लैपटॉप है। तो दिस इज द डेवलपिंग यहाँ पर, बिकॉज सेटिस्फेक्शन डील्स विद द डिफरेंट टर्म एंड दैट इज वाई डेवलपमेंट डू नॉट कंसीडर डायरेक्टली विद द डेवलप्ड वर्ड। कंसेप्ट क्लियर हो तो इसको हैप्पीनेस नहीं दी जा सकती। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या कि ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाया जाए, और वर्ड हैप्पीनेस निकल के आता है यहां से। और वर्ड हैप्पीनेस जो दिया है वो दिया है भूटान नरेश जिंगमे सिंगमे वांगचुक ने यूएनजीए के अंदर, कि किसी देश की इनकम, किसी देश की एजुकेशन कभी भी ये तय नहीं कर सकती कि वो देश कितना खुशहाल है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जगह पे क्या होना चाहिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स टर्म आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ जी बेटा। तो इसमें सेकंड पीरियड के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि हाउ द थिंग्स विल बी पॉसिबल एंड हाउ टू मेक द कंट्री हैप्पी। उनके इनकम लेवल को, न्यूट्रिशन लेवल को, हेल्थ लेवल को, फैसिलिटीज को बढ़ाकर, लिटरेसी को बढ़ाकर, एजुकेशन को बढ़ाकर यहां पर डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो हैप्पीनेस एक बॉर्डर टर्म हो जाता है देन योर ह्यूमन डेवलपमेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हैप्पीनेस किससे, मटेरियल या नॉन मटेरियल पार्ट हो सकता है। आपके पास क्या है उससे भी खुशी मिल सकती है, आपके पास क्या नहीं है उससे भी खुश रहा जा सकता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट केवल मटेरियल इंडेक्स की बात नहीं करनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपकी मटेरियल और नॉन मटेरियल से मिलने वाले मैनकाइंड के लिए डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए। समहाउ छोटा सा किंगडम है जिसके अंदर मैंने बताया था आपको, किसका बताया था मैंने तुम्हें, दैट शो समहाउ अ वेरी स्मॉल किंगडम हैड बीन एबल टू द डिफाइन द डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन वे। किसकी बात कर रहे हैं, भूटान की, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने कंसेप्ट दिया, किस चीज का दिया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या कहता है, आपके पास रिसोर्स नहीं है लेकिन अगर आपका देश खुश है तो ये ह्यूमन डेवलप इंडेक्स से ज्यादा बेहतर है, और इसे कहा जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। It is Bhutan, a small Himalayan kingdom, and the known entity developed a new concept assessing the development of early 1970s a GNH without rejecting the idea. Idea उन्होंने UNDP का नहीं किया है, ये कह रहे हैं without rejecting the idea of the HDI propounded by the UNDP kingdom ने ये बोला है कि GNH स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और भूटान जब से 1972 से GNH का कंसेप्ट लेके चलता है। कंसेप्ट क्लियर। और GNH का मतलब क्या है, आपकी इनकम अच्छी है, आपके देश में जो शासन चल रहा है, गुड गवर्नेंस चल रहा है, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप कल्चर को प्रोटेक्शन दे रहे हो जिसके अंदर आप एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को लोगों के बीच में लाने की बात करते हो। ये कहते हैं यूएनडीपी ने कंसेप्ट बेकार नहीं दिया है, लेकिन हम जीएनएच का कंसेप्ट रखना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जीएनएच कंसेप्ट कहां से दिया गया है। हर लेवल पर आपकी इनकम बढ़ना, यहां पर एचडीआई इंडेक्स को सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक और यूएनओ के द्वारा, लगातार इस पर डिस्कशन चलती है। यहां पर अलग से कॉन्वेंशंस होते हैं 1990 के अंदर, 1990 के अंदर, कि व्हाट आर द थिंग्स शुड बी एडेड टू द एचडीआई इंडेक्स, बट द टिल द डेट इट इज द सेम। इन द मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जीएनएच और एचडीआई। क्लियर भी होता होगा। एचडीआई के अंदर उन्होंने क्या दिया है, इनकम को दिया है, लाइफ को दिया है, एजुकेशन को दिया है, जबकि उसके अंदर क्या दे रहे हैं, ये एजुकेशन को दे रहे हैं, गवर्नेंस को दे रहे हैं, इनकम को दे रहे हैं, एनवायरमेंट को दे रहे हैं, कल्चर प्रोटेक्शन को दे रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ जी बेटा इतना। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर दैट यहां पर कोई भी, ये कह रहे हैं कि जिस देश के अंदर ऑर्थोडॉक्सी होगी, जिसके अंदर ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस है, जिसके अंदर अगर स्पिरिचुअलिज्म की भावनाएं ज्यादा है, तो दे कैन नॉट ओनली, यहां पर कहते हैं ऑर्थोडॉक्स एक अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास अगर कम अंधविश्वास है तो अच्छा है, अगर ज्यादा अंधविश्वास और लोगों को परेशान करता है तो वो नुकसान है। तो इसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, हाउ आवर कंट्री कैन बी डेवलप्ड बाय मेकिंग देयर पीपल हैप्पी। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा इतना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका एक इंपॉर्टेंट सीनियर इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने यूएनडीपी ऑन द भूटान डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के आधार पर जीएनएच को एक्सप्लेन करते हैं। एज पर रिजल्ट ये कह रहे हैं 1984 के अंदर बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाती है, कि यहाँ पर जो देश खुशहाल होगा, जो खुश है, उसके पास कुछ है या नहीं है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा, उसका जो हैप्पीनेस है वो उसका क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज कर देगा। यहां पर आफ्टर द टेरर ये कह रहे हैं अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर अटैक हुआ, टेररिज्म वहां पर प्रवेश कर गया, वहां के लोग खौफ के साए में हैं, क्या तुम उसे डेवलप बोलोगे, है ना। बस उसी चीज का इन्होंने तर्क दिया है। ये कह रहे हैं एक देश जो कि एक छोटा देश है, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उसने टेक्निकल इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वहां के लोग पीसफुली रात को सोते हैं आराम से, तो हम उसे डेवलपमेंट का नाम देंगे। यही कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका हैप्पीनेस का, विच वी विल स्टार्ट टुमारो।